गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया विच हैज़ बीन गिवन अंडर ऑर्डर 8 ऑफ द सीपीसी। उसके हमने जनरल रूल डिस्कस किए। आज ऑर्डर 8 को कंटिन्यू करते हुए ऑर्डर 8 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सेट ऑफ को डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ के कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं सीपीसी के अंदर उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज पर सेक्शन रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8, where in a suit for recovery of money by the plaintiff, the defendant finds that he has also a claim of some amount against the plaintiff, he can claim a set off in respect of the said amount. सेट ऑफ एक तरीके से रेसिप्रोकल डेप्ट है, म्यूचुअल डेप्ट है, सिविल डेप्ट। जब प्लेंटिफ हमने पढ़ा कि सूट का इंस्टीट्यूशन कैसे होता है एज पर ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट सूट इज इंस्टीट्यूटेड। जब प्लेंटिफ अपना कॉज ऑफ एक्शन पर क्या है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, सेट ऑफ के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि इट सूट शुड बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी। जब प्लेंटिफ अपनी प्लेंट पे रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल करता है तो प्लेंट में ही मेंशंस फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट। तो जब प्लेंट में जब वो मेंशन करता है रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ मनी एंड जब डिफेंडेंट के पास समन जाता है रिगार्डिंग द cause of action which has been arose against him by the plaintiff, तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करता है कि उसका भी इवन ही क्लेम्स सम अमाउंट फ्रॉम द प्लेंटिफ। तो ये एक तरीके से म्यूचुअल डेप्ट है। यहाँ पे प्लेंटिफ कुछ पैसा मांग रहा है डिफेंडेंट से, तो डिफेंडेंट क्या करता है उसी रिटर्न स्टेटमेंट में जब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है उसी में बोलता है कि भाई मुझे प्लेंटिफ को मुझे भी कुछ पैसे देने हैं। सेट ऑफ के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उनको वन बाय वन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहली कंडीशन है कि सूट, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सेट ऑफ होता है वो दो तरीके का होता है। पहला लीगल सेट ऑफ और दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सेक्शन 6 के जो प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं, वो देख रखी है रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8। जो ये कंडीशन दे रखी है ये किसकी है, ये लीगल सेट ऑफ की है। और साथ के साथ जो इक्विटेबल सेट ऑफ है उसकी कंडीशन दे रखी है ऑर्डर 20 ऑफ रूल 19 सब क्लॉज 3। लीगल सेट ऑफ कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 20 रूल 19 सब क्लॉज 3 के अंदर इक्विटेबल सेट ऑफ दे रखा है। और लीगल सेट ऑफ जो आज हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो जो ऑर्डर 8 के रूल 6 में दे रखी है वो लीगल सेट ऑफ की कंडीशन है। हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि लीगल सेट ऑफ में और इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स डिस्कस द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सेट ऑफ। तो सबसे पहला क्या है, सेट ऑफ के लिए क्या होना चाहिए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। किसके लिए सूट होना चाहिए, केस किससे रिलेटेड होना चाहिए, फॉर रिकवरी ऑफ मनी। कि प्लेंटिफ ने केस फाइल किया कि डिफेंडेंट को मुझे 2 लाख रुपए देने, 5 लाख रुपए देने, कितने भी रुपए देने, मतलब कि डिफेंडेंट मुझे 5 लाख रुपए देगा या 2 लाख रुपए दिया, वो अमाउंट रिकवर करने के लिए प्लेंटिफ ने केस दायर किया है सिविल कोर्ट में। तो क्या है सेट ऑफ की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो प्लेंटिफ जो केस कर रहा है कोर्ट के अंदर, दैट केस रिलेटेड शुड बी the case should be related to recovery of money. The suit should be for recovery of money. सेकेंड कंडीशन है कि सेट ऑफ हमेशा कौन डिमांड करता है, डिफेंडेंट डिमांड करता है अगेंस्ट प्लेंटिफ। की मतलब कि ऐसा कोई अमाउंट है जो कि प्लेंटिफ को देना है, किसको, डिफेंडेंट को। थर्ड कंडीशन है कि वो जो सेट ऑफ करना है किसके लिए, असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए करना है, फिक्स्ड अमाउंट के लिए करना है, एग्जैक्ट अमाउंट के लिए करना है। फॉर एग्जांपल 2 लाख, 3 लाख, 15,000, 2, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए कि जो कि डिफेंडेंट डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ से।
नेक्स्ट है कि सेट ऑफ हमेशा लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, और कुछ फ्रॉड से पैसा अर्न हुआ है, तो वो फ्रॉड से जो पैसा अर्न है जो कि डिफेंडेंट डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ से, तो वो सेट ऑफ में रिकवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लीगली रिकवरेबल नहीं है। नेक्स्ट है नॉट एग्जिस्टिंग द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। नॉट एग्जिस्टिंग द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट मतलब सेट ऑफ क्या होना चाहिए कि जो कोर्ट की जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है उसको एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे केस गया है जूनियर सिविल डिवीज़न के पास, ठीक है, सॉरी, कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीज़न के पास। तो कितनी पेक्यूनरी लिमिट है जूनियर डिवीज़न के कोर्ट की? 2 लाख की, ठीक है। अब क्या है, प्लेंटिफ सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफेंडेंट क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, सेट ऑफ क्लेम करवाना चाह रहा है 2 लाख की, भाई मेरे तो प्लेंटिफ से 2 लाख रुपए मांगता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट्स एग्जिट हो गई, तो यहाँ पे सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्लेंटिफ मांग रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है, और डिफेंडेंट करवाना चाह रहा है कितना सेट ऑफ 50,000 की, कि भाई मुझे प्लेंटिफ को 50,000 रुपये प्लेंटिफ मुझे देगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट की पेक्यूनरी जुडिक्शन है कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीज़न की, उसके अंडर ये मैटर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ पार्टीज दैट इज डिफेंडेंट और प्लेंटिफ शुड फिल द सेम कैरेक्टर। मतलब सेट ऑफ के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट उनकी पोजीशन पहले प्लेंटिफ वाले केस सूट में या क्लेम में और दूसरे डिफेंडेंट के सेट ऑफ वाले क्लेम में, दोनों में एक होनी चाहिए। चलो तो इसे एग्जाम्पल, इस कंडीशन को एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए डाइज इन स्टेट, मतलब ए बिना कोई विल बनाए मर जाता है, ठीक है, और बी को कुछ उसे पैसे उधार देने होते हैं, तो पैसे उधार दिए बिना ही वो मर जाता है। वो डेप्टर होता है किसका? बी का। तो ए डाइज इन स्टेट, बिना विल बनाए एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, और बी को उसे कुछ पैसे देने होते हैं, वो बी का एक डेप्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है सी, जो कि जितनी भी ए की प्रॉपर्टी थी, वो तो विल बिना बनाए मर जाता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी थी ए की, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ पे सिचुएशन आती है, अब बी, यहाँ पे सी क्या हो गया? सी हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बी होता है वो सी से कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है। ए की प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट खरीदता है, सी से कौन खरीदता है? बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वी एक तो ए का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और बी का क्या हो गया? वेंडर का मतलब होता है द पर्सन हु सेल्स द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी सेल करता है लॉ में, उसको हम वेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो अब 2 कैरेक्टर हो गए सी के यहाँ पे, क्या? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए प्लस वेंडर ऑफ बी, क्योंकि उसने बी को प्रॉपर्टी सेल की। तो यहाँ पे जो बी है, जिसे ए से कुछ पैसे लेने थे, वो यहाँ पे अपना अमाउंट सेट ऑफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो यहाँ पे सी का करेक्टर है वो 2 करेक्टर है। क्या क्या है? एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव है ए का, प्लस वेंडर है बी का। तो जो इसने बोला ना सेम करेक्टर होना चाहिए पार्टीज़ का, यहाँ पे वो पार्टीज़ का दोनों करेक्टर सेम नहीं हो रहे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगी, और बी यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पाएगा उस अमाउंट को। और जो सेट ऑफ है वो डिफेंडेंट को फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कोर्ट, फर्स्ट जो हियरिंग होती है केस की, उसी में ही क्लेम कर लेना चाहिए। फर्स्ट हियरिंग जो कोर्ट जो रिटन स्टेटमेंट आता है फर्स्ट टाइम, उसी में ही क्लेम कर लेना चाहिए।
और उसके बाद डिफेंडेंट को अलाउड नहीं होगा कि वो जो सेट ऑफ का क्लेम कर सके। और अगर बाद में या तो फर्स्ट हियरिंग में कर ले, अगर नहीं कर सकता तो बाद में सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेट ऑफ के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहली थी रिकवरी ऑफ मनी के लिए होती है, ठीक है। दूसरी थी कि सेट ऑफ हमेशा डिफेंडेंट डिमांड करता है अगेंस्ट प्लेंटिफ, ठीक है। तीसरी थी कि एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए होनी चाहिए, असर्टेन अमाउंट होना चाहिए सेट ऑफ के लिए, लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, ठीक है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कोर्ट की एग्जिट नहीं करना चाहिए सेट ऑफ का क्लेम। पार्टीज की जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन होनी चाहिए, जो प्लेंटिफ और जो प्लेंट में थी और जो रिटर्न स्टेटमेंट में है वो एक सेम पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट हियरिंग में ही सेट ऑफ क्लेम कर लेना चाहिए डिफेंडेंट को। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लीगल सेट ऑफ होता है और इक्विटेबल सेट ऑफ होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने देखा कि लीगल जो अभी जो सारी कंडीशंस हमने पढ़ी है वो लीगल सेट ऑफ की थी। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। जो लीगल सेटअप होता है वो फिक्स्ड अमाउंट के लिए होता है, कि मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी होती है, उसके लिए होता है। इक्विटेबल सेट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अमाउंट फिक्स हो या नहीं हो। हम देख चुके हैं लीगल सेट ऑफ कौन से ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर मेंशन है, और लीगल सेट ऑफ ऑर्डर 20 रूल 19 के सब क्लोज 3 में मेंशन है, ठीक है। जो लीगल सेट ऑफ होता है वो डिफेंडेंट एज ए राइट क्लेम करता है और कोर्ट बाउंड है कि वो सेट ऑफ के जो क्लेम है उसको एंटरटेन करे। उसी दूसरी तरफ जो इक्विटेबल सेट ऑफ होता है वो कभी भी राइट नहीं होता है लीगल सेट ऑफ की तरह, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। कोर्ट का पावर होता है वो चाहे तो इक्विटेबल सेट ऑफ ग्रांट करे या नहीं करे। थर्ड है जो लीगल सेट ऑफ होता है उसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो क्रॉस डिमांड हो रही है वो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने मांगे डिफेंडेंट से किसी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के तुम मुझे पैसे दो, और दूसरा डिफेंडेंट ने मांगे प्लेंटिफ से पैसे जो उसने पहले कभी प्लेंटिफ को ज़मीन बेची हो और उसको पैसा नहीं मिला हो, प्लेंटिफ ने उसको पूरा अमाउंट नहीं दिया हो, तो ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं था। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से पैसे मांग रहा है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट मांग रहा है किसी प्रॉपर्टी के सेल के परचेज मनी मांग रहा है, तो यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। पर जो इक्विटेबल सेट ऑफ होता है उसमें हमेशा जो अमाउंट रिकवर करता है डिफेंडेंट वो सेम ट्रांजैक्शन से होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, ए सूट लेके आता है अपने मास्टर के अगेंस्ट में कि मेरे मास्टर ने मुझे सैलरी नहीं दी, तो मास्टर यहाँ पे क्या कर सकता है, सेट ऑफ क्लेम कर सकता है ए के अगेंस्ट में कि इसकी नेग्लिजेंस से मुझे कुछ लॉस हुआ है, तो वो उसकी सैलरी में से काट सकता है। तो दैट इज़ व्हाट, क्या एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या हो रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है। जो लीगल सेट ऑफ है वो हमने डिस्कस किया है कि जो सेट ऑफ का अमाउंट है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है इक्विटेबल सेट ऑफ में। नेक्स्ट है कि जो लीगल सेट ऑफ में है ना, जो कोर्ट फीस होती है वो ज़रूरी होती है, डिफेंडेंट को कोर्ट फीस पे करना ज़रूरी होती है। इक्विटेबल सेट ऑफ में डिफेंडेंट को कोर्ट फीस पे करना ज़रूरी नहीं होती। तो जो लीगल सेट ऑफ है ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला है, ये प्रोसीजरल लॉ से मिला है, सीपीसी से मिला है। वहीं पे इक्विटेबल जो सेट ऑफ है वो कहाँ से मिल रहा है, वो इक्विटी लॉ से मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है लीगल सेट ऑफ में और इक्विटेबल सेट ऑफ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।